गुड आफ्टरनून सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ज्योति, रागमिता, राहुल, तनिषा, पहले तो बिफोर आई स्टार्ट एक बार स्कोर शेयर कर दो। स्कोर शेयर कर दीजिए। कैसा आया इंग्लिश का मार्क्स वगैरह कैसा है? काफी सारे बच्चे 50 में 50 लेके आए हैं। अब देखना है कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून। कल तक तो आप लोग बहुत डरे हुए थे। आज मैंने सारा सिनोनिम्स करवाया ना यूट्यूब पे, उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। 85 सिनोनिम्स था। 45 आया, 48 आया, 50 आया, 35 आया। चलो मैं तो इंग्लिश का पूछ रही हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश का कम हो गया, बाकी सब्जेक्ट में कर दिया है, क्वालिफाइड तो हो जाओ। EWS 145 आया है। ओके 145 आया, 142 आया। आंसर की अभी बहुतों का आंसर की नहीं खुल रहा है। एक का तो 0 भी आ गया। 166 वेरी गुड स्कोर। 45 आया, 137 आया, 48 आया। 40s में इस बार बहुतों का दिख रहा है। पेपर भी अच्छा आया था। ठीक है, आप बहुत ज्यादा खुश मत होना। ये मत सोचना ना कि मैंने बहुत कुछ अलग कर दिया है इस धरती पे। मैंने कुछ अलग किया है इंग्लिश में। 50 लाके 45 लाके मेंस में अच्छा नंबर ला के दोगे ना, तब मैं बोलूंगी कि अरे ये तो कुछ अलग किया है। फोर्टी फाइव आए इस बार तो हमारे सारे सिलेक्शन वाले बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे यूसी लाइव के ही होंगे। एक स्टूडेंट है। हाँ, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, पापा की तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं सिप्पा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टूडेंट है। मेरी टीम ने ना उसको डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, उसने डिस्काउंट मांगा था। अन अकेडमी से थे शायद, तो मेरी टीम ने उनको डिस्काउंट नहीं दिया ना। तो क्या क्या सुना दिया है। मेरे को ही सुनाया है, टीम को थोड़ी सुनाया है। इनडायरेक्टली मेरे को सुना दिया है कि मैम ना बड़ा हल्ला करती है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। जाओ, मेरा सिलेक्शन होगा ना तो मैं मैम का नाम नहीं लूंगा। देखो प्लीज मेरा नाम ले लेना, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी अगर मेरा नाम नहीं लोगे ना, तो फिर मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगी इस धरती पे। ओके प्लीज मेरा नाम ले लेना। ऐसे ऐसे धमकी टीचर को नहीं देना है। और जब भी हम लोग के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ना, तो हम लोग पकड़ पकड़ के स्टूडेंट्स को नहीं लाते हैं। हम लोग सिंपली एक गूगल फॉर्म डालते हैं। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके सिलेक्शन में कुछ परसेंटेज मेरा रोल रहा है, वही उस फॉर्म को भरते हैं। जबरदस्ती थोड़ी भरवाते हैं हम लोग स्टूडेंट को, और मोबाइल और वो सब देते हैं। हम लोग वो सब स्टूडेंट्स को अपने मीटअप में करते हैं। तो ऐसी ऐसी धमकी नहीं देना, दिस इज वेरी बैड। ये गलत चीज है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है। हाँ, कट ऑफ कितनी जाएगी ना मेरे से नहीं पूछना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अच्छे से बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा ही सकती हूँ, कट ऑफ नहीं बता सकती। चलो ये सब करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब जिसका जिसका नहीं हुआ, मैंने कल भी बोला था, अगले साल ये मेरी टेलीपैथी, ओके, मेरा कॉन्शियंस, अंतरात्मा ये सब बोलता है कि जो बच्चा इस बार दुखी है ना, बहुत होपफुल था, नहीं हुआ, वो अगले साल बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेके आने वाले हैं। तो एकदम दुखी नहीं होना है। पिछले साल जिसका नहीं हुआ था इस साल निकाले, आपका इस साल नहीं हुआ, आप अगले साल निकालोगे। मान के चलो जो बच्चे इस साल निकाले हैं ना, वो सब पिछले साल वाले हैं। ओके, जिनका नहीं हुआ था, तो आपका अगले साल हो जाएगा, दुखी मत होना है। मैंने अभी पूरा देखा नहीं, मुझे बस अभी टीम ने सिनोनिम्स छांट कर दिया था, तो मैंने आज पढ़ा दिया है। मैं क्लोज टेस्ट देखूंगी। अगर जो क्लोज टेस्ट का मुझे 36 सेट में लेवल अच्छा लगेगा ना, मैं उसको आपको क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। 43 आया इंग्लिश में। गुड 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 गुड। हाँ, अब तो हमारे सारे अचीवर्स वाले बच्चे हैं। 140 यू आर, एकदम टेंशन नहीं लेना आप। अच्छे से, बहुत अच्छे से टीचर कट ऑफ वगैरह बताते हैं। मेरे को कट ऑफ वो सब नहीं पता है। ठीक है, उतना मैं दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ। वो सब मैं दिमाग लगाऊंगी ना, तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। मैं साइड हो जा रही हूँ। ठीक है, अपसेट नहीं होना है सिंपल, एकदम अपसेट नहीं होना है। चलो, फादर की तबीयत खराब थी, वो भी आप डिस्टर्ब हो गए हैं। अगले बार आपके फादर के ब्लेसिंग से आपका बहुत जबरदस्त नंबर आने वाला। दुखी नहीं होना, दुखी होके क्या करेंगे।
50 में 50 आया है देवलीना का। निधि आपका जो मन करे, लाइव करो, रिकॉर्डेड करो, जो मन करो, आपके ऊपर। मैं साइड हो जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रतीक का 171 आया है, और वो भी टफ वाले शिफ्ट में। ओह, चलो छोड़ो वो सब, अब बात छोड़ो। इंग्लिश में 29 आया योगेश, तो मेहनत करने की जरूरत है। एक बार थोड़ा सा दशहरा वगैरह बीत जाए, ओके, थोड़ा सा दशहरा वगैरह बीत जाए, उसके बाद हम लोग और भी क्या क्या चीजें की जा सकती है, ठीक है, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अपने आप पे आंसर टिक करने के बाद भी ना मैम डर लगता है, वो सब चीज को भगाने के लिए हम लोग करेंगे। रिफ्रेश करते हैं। डन ना, डन। ओके, वो क्या, अब तो सारा हमने समुद्र मंथन बैच में किया ही है, ठीक है, समुद्र मंथन में किया, सिर्फ एक वर्ड आया था जो ऑर्डर वाला, वो नहीं किया था, नया वर्ड। चलो पहला का आंसर बताओ। म्यूट का मतलब है एकदम शांति से, नेचर, हमारी प्रकृति एकदम चुपचाप बिना कोई आवाज उठाए सफर कर। बिकम, पहला वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, पहला वाला अगर कंफ्यूज कर रहा है ना, ठीक है, 5 में, रुको रुको, 5 में अगर आपका किसी क्लोज टेस्ट में 5 में 5 आए तो बेस्ट, 5 में 4 आ गया है फिर भी बेस्ट। ऐसा नहीं है कि 5 में अगर 3 भी आ गया है ना, तो डरना नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक गया है, बाकी जगह से नंबर उठा लेंगे, नॉट बैड। लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि चलो पहला वाला रॉन्ग जाएगा, पहला वाला का आंसर वैसे ही है। सेकेंड वाला, काउंटेबल, कोविड के समय में ये वर्ड बहुत यूज होता था। नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। स्पेक्टैक्युलर, व्हाट अ स्पेक्टैक्युलर परफॉर्मेंस, शानदार। और यस, विच, वेरी गुड। लोगों के लिए हु हुम लगता है, चीजों के लिए विच। लास्ट वाला, वो कैब जितना पढ़ लिया है ना, बस उसी को रिवाइज करिए। नए नए वो कैब के पीछे नहीं भागना है। क्लास में या मॉक टेस्ट में कुछ नया दिख गया, बस उसको लिख के रिवाइज कर लीजिए। स्कोर बताइए, स्कोर। 5 में 4। इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो फर्स्ट टू इंटरैक्ट, डिजीजेस के साथ इंटरैक्ट थोड़ी करोगे, कम्युनिकेट। 3 आया है। 3 में भी देखो, 3 में भी वैसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन रुक गया। काफी सारे बच्चे क्लोज टेस्ट में 3 लाके भी 2 1 2 मत लाना। लेकिन अगर ले आओगे, पोस्ट अच्छा मिल जाएगा, 4 5 ले आओगे तो। 2 आया, 2 को इम्प्रूव करना है। 5 में 5, एक का 0 भी आया है। फर्स्ट का रिसीव होगा? नहीं नहीं, रिसीव नहीं होगा, बता रही हूँ। चेक, अज्यूम होगा। आगे जाके पढ़ोगे ना। अंडरगो नहीं हो सकता है, हम डिजीजेस को अंडरगो नहीं करते। अंडरगो करना मतलब किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। कोई ट्रीटमेंट यू आर अंडरगोइंग, किसी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजर रहे हो। डिजीजेस को, डिजीजेस का फेस कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ठीक है, आंसर की देखकर मूड ऑफ हो गया है विशाल। तो मतलब क्या, कहाँ पे, क्यों ऑफ हो गया है? देखो आपका सिली मिस्टेक्स कहाँ पे है, क्योंकि देखो पेपर का लेवल तो अच्छा आया। अगर लेवल अच्छा नहीं होता ना, तो 50 में 50 बहुत सारे बच्चों का नहीं आता। चलो चलो, मैं समझाती हूँ। ठीक है, नेचर हैज बीन सफरिंग। म्यूट, म्यूट का मतलब एकदम शांति से। नेचर, प्रकृति बिना किसी कंप्लेन किए सैकड़ों सालों से सफर कर रहा है। ओके, नेचर एकदम सफर कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। बट द प्रॉब्लम डिड नॉट, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, ये प्रॉब्लम को इतना सीरियस नहीं माना गया है एज लॉन्ग एज डैमेज रिपेयर से बाहर। जैसे हम इस अनुपात में, अज्यूम करना मतलब मान लेना, रिसीव नहीं होगा। द प्रॉब्लम डिड नॉट रिसीव प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अज्यूम करना। हम, नेचर इतने दिनों से सफर कर रहा है, बट हम इस प्रॉब्लम को अज्यूम नहीं कर रहे। जब तक कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो रिपेयर के बियॉन्ड, रिपेयर के दायरे से बाहर जब तक ना जाए, तब तक हम इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियस नहीं मानेंगे। मानना का सेंस। अच्छा, इजी था, बट मैम सिली मिस्टेक्स, ओनली 28 मार्क्स इन इंग्लिश। तो एक बार विशाल आप मेरे टीम से कांटेक्ट करना और बोलना, आज नहीं, ठीक है, आप मंडे को, कि एक बार मेरी मैम से बात करवाना। जब मैं आपका क्लास लेती हूँ ना 2:30 बजे के बाद, एक बार आप मेरी टीम से बात करना, मैं बात करूंगी। ठीक है, तो देखो अब बता रही हूँ। ओके, मानना, अज्यूम करने का मतलब है कोई भी चीज को अज्यूम कर लेना, मान लेना। मानना, मानना वाला सेंस। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़। देखो आप सेंटेंस देखो, नेचर शांति से सफर कर रहा है, नेचर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। बट ये प्रॉब्लम, नेचर का जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोगों ने बहुत इस अनुपात में सीरियस नहीं माना है, जब तक कि ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए जो कंट्रोल से बाहर चले जाए। तो प्रॉब्लम डिड नॉट रिसीव प्रोपोर्शन। अगर ऐसा होता है ना, द प्रॉब्लम डिड नॉट रिसीव अटेंशन, प्रॉब्लम को अटेंशन नहीं मिला है, इस अनुपात में हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया है, अज्यूम किया है, माना है। अज्यूम, अज्यूम। ओके, अज्यूम किया, ग्रास बिकम नहीं होगा, डिड नॉट बिकम। और ये याद रखना, ये वाला बहुत जगह, प्रपोर्शन,
इस अनुपात में आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो, इस अनुपात में कितना गंभीर है मान रहे हो। तो ये जब प्रोपोर्शन के साथ अज्यूम वर्ड बहुत जगह दिखेगा, जब तक कि डैमेज कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। एज सो लॉन्ग एज द डैमेज वाज डैश, हाँ है काउंटेबल, काउंटेबल डैमेज काउंटेबल है, डैमेज को गिन सकते हैं, 1 डैमेज 2 डैमेज। ये देखो, सबसे पहले आंसर कंटेनेबल क्यों होगा। अच्छा, जब कोविड आया था, तो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे। ये कंटेनमेंट जोन्स याद है, कुछ ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। कंटेनमेंट जोन्स का मतलब क्या है, क्या 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 था बताओ। रिसीव नहीं होगा, प्रॉब्लम को प्रोपोर्शन में, इस अनुपात में रिसीव नहीं किया गया किसी के द्वारा। हाँ, कंटेनमेंट जोन्स में ना लोगों को अलग रखा जाता है। कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है कोविड को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स में रखा जाता है। कंटेन करने, एक तो कंटेन करने का मतलब है इस बॉटल में इतना मिलीलीटर ऑफ पानी कंटेन है, दिस बॉटल कंटेन्स। एक तो कंटेन्स का मतलब कोई चीज किसी में इतना है, और एक कंटेन का मतलब होता है ना किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो ये लिख लीजिए, किसी भी चीज को कंटेन करना मतलब कंट्रोल करना, किसी भी चीज को कर्ब करना, कर्ब करने का मतलब है कटौती करके कंट्रोल करना, किसी भी चीज को चेक में रखना। ठीक है, चेक में, एक तो चेक का मतलब है कॉपी वगैरह चेक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने इस अनुपात में इतना सीरियस नहीं माना है जब तक कि कोई डैमेज ऐसा ना हो जाए जो डैमेज वाज कंटेनेबल। कंटेनेबल का मतलब है स्टॉपेबल या कंट्रोलेबल। काफी सारे बच्चों ने इसको ही ऑप्शन को छाटा हो। क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। अटेनेबल का मतलब है जिसको हासिल किया जा सकता है। तो हम तब तक उसको इतना सीरियस नहीं मानते हैं ना जब तक कि डैमेज, ओके, सो लॉन्ग एज द डैमेज वाज डैश एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर। ओके, क्वारंटीन है। दिस लिमिट्स वर क्रॉस, लिमिट्स तो तब क्रॉस हो गया विथ डैश। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू कैसा वर्ड है, अटेनेबल नहीं होगा। डैमेज को आप हासिल थोड़ी कर रहे हो, जब तक कि हम डैमेज को, किसी नेगेटिव चीज को हासिल थोड़ी करते हैं, हासिल हम किसी पॉजिटिव चीज को करते हैं, डैमेज को थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मेरे को बताओ कि दिस लिमिट्स तो तब क्रॉस हो गया, ब्रेक थ्रू पॉजिटिव वर्ड है। ओके, ब्रेक थ्रू पॉजिटिव वर्ड है। ब्रेक थ्रू का मतलब है अचानक से आपको किसी चीज में सफलता मिला। जी, ये जो टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे अच्छे क्रांति आए हैं ना, तो डैश विद, तो स्पेक्टैक्युलर, स्पेक्टैक्युलर का मतलब होता है वेरी एक्सेप्शनल, शानदार सक्सेस मिली। पोल्ट्री का मतलब है तुच्छ। हैबिचुअल का मतलब है जो काम आप किसी चीज के आदी हो। हैबिचुअल ब्रेक थ्रू थोड़ी होता है, किसी चीज में रोज रोज ब्रेक थ्रू थोड़ी मिल रहा है अचानक से। कॉमन भी नहीं होगा, ब्रेक थ्रू अनयूजुअल है, कॉमन नहीं। ओके, अचानक से मिलना। एंड अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, द डेवलप्ड नेशंस। और नेशंस की बात हो रही है तो हम हुम तो लोगों के लिए यूज होता है, विच होगा जो राष्ट्र है जिसको बेनिफिट हुआ इन टेक्नोलॉजिकल सफलताओं से, सक्सेस से, वर द फर्स्ट टू डैश द इन्वायरमेंटल डिजीज। देखो, सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई और इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे वातावरण में डिजीजेज आई, जो डेवलप कंट्रीज थे ना, इन डेवलप कंट्रीज में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और ये फर्स्ट थे। ओके, दे वर द फर्स्ट जिसको बेनिफिट भी मिला। बेनिफिट तो इनको मिला, लेकिन ये डिजीजेस का सामना भी उन्हीं को सबसे पहले करना पड़ा टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, जो प्रदूषण एंड ऑल होता था, तो एनकाउंटर करना मतलब होता है दे वर द फर्स्ट टू फेस। डिराइव का मतलब है कोई भी चीज किसी चीज से उत्पन्न करना, डिराइव करना। अंडर को नहीं होगा, इंटरैक्ट। आप कोई डिजीज से कम्युनिकेट थोड़ी करोगे, इंटरैक्शन थोड़ी कर रहे हो, बातचीत। और डिजीज कोई प्रोसेस नहीं है, हम किसी प्रोसेस को अंडरग्रो करते हैं। शी इज अंडर गोइंग दिस प्रोसेस, या किसी ट्रीटमेंट, किसी इलाज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इनको सबसे पहले इसका सामना करना पड़ता। ओके, ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े हम, एक बार बता देना। अंडरगो, अंडरगो करना मतलब किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। अंडरगोइंग सर्जरी, सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, यूट्यूब से 43 लाए। अब चलो बनाओ इसको। और कुछ कुछ के सेट्स में PQRS प्री में आया था, छोटा छोटा वाला, बड़ा इजी था। इंग्लिश का ब्यूटी बताया है। कनोट का मतलब होता है डिनोट्स, सिनोनिम। कभी कभी सिनोनिम ना पूछ के कनोटेशन पूछ देते किसी वर्ड का मीनिंग। दो तरह का आंसर मिल रहा है। अरे इतने जो तो कंफ्यूज, कुछ के दिमाग से ही आ रहा होगा ना कि 2A के बाद B है तो यही होगा। चलो चलो चलो, सबसे पहले A से ही शुरू होगा। इंग्लिश के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम C से क्यों नहीं होगा, ठीक है, C से क्यों नहीं शुरू होगा, ठीक है। C से इसलिए नहीं शुरू होगा ना, द वेरी वर्ड एनिमल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, पहले तो आप बताएंगे ना। पहले तो लैंग्वेज देखो, आप बोलते हैं ना दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज एक ऐसा चीज है ना जिसमें एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग जा सकता है। एक एनिमल का मतलब होता है जानवर, और एक एनिमल का मतलब होता है ना, हम किसी को बोलते हैं ना इसमें एनिमल वाली प्रवृत्ति है, एनिमल की तरह एकदम ब्रूटल है, निर्दयी है। तो एक एनिमल का मतलब ब्रूटिश भी होता है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ए और ए और डी पे ध्यान दो, ठीक है। ए और डी पे ध्यान देना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज अ लेंस। लैंग्वेज एक लेंस की तरह काम करता है। इस लैंग्वेज के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स पूरे वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक है। पहले इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज एक ऐसा लेंस होता है जिसके थ्रू हम ह्यूमन बीइंग्स पूरे वर्ल्ड को समझते हैं। और बोला है इफ सो, अगर ऐसा है तो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डिस्टॉर्टिंग लेंस। देखो लेंस, लेंस की ए के तुरंत बाद डी होगा, ठीक है। डिस्टॉर्ट का मतलब है डैमेजिंग। जैसे इंग्लिश ना एक वर्ड को एकदम डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट मतलब एक वर्ड का एक जगह दूसरा मीनिंग तो एक जगह दूसरा मीनिंग। डिस्टॉर्ट मतलब ये एक वर्ड का हुलिया बिगाड़ देता है, अलग अलग मीनिंग में चला जाता है, ठीक है। तो आंसर इज ए के बाद डी। अगर सचमुच में अगर लैंग्वेज है, यहाँ इन्होंने जनरल बताया लैंग्वेज एक लेंस होता है, और इस लैंग्वेज में स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात हो रही है। कौन से? इंग्लिश। अगर ऐसा है, अगर लैंग्वेज सचमुच में एक लेंस है तो उसमें इंग्लिश तो सबसे डैमेजिंग लैंग्वेज है। और खास करके एनिमल्स वाले वर्ड के मीनिंग में तो एक एनिमल्स का मतलब जानवर हो गया और एक एनिमल्स का मतलब ब्रूटल हो गया। तो ए के बाद डी होगा। फिर उन्होंने बताया इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इट हैज परपिचुएटेड अ क्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड्स। इन्होंने बर्ड, बीस्ट, फिश और ये सब का अलग अलग मीनिंग बताया है, बी। और फिर सी में बोला है द वर्ड एनिमल। यहाँ एनिमल की बात की। एनिमल का मतलब एक एनिमल तो जानवर है, बर्ड, बीस्ट, फिश और वो जानवर है, और एक एनिमल का मतलब है एकदम निर्दयी जानवर प्रवृत्ति वाले, सी। और लास्ट में ही एनिमल इंस्टिंक्ट अप्लाइज। एनिमल्स का मतलब होता है वल्गर, बहुत अभद्र। तो आंसर यही है। ये मत समझना ना कि ए के बाद और खास करके अगर आपको लग रहा है ना कि मैम ए के बाद बी क्यों नहीं होगा, ये बोल रहे हैं कि इट हैज परपेचुएटेड
बर्ड्स, बीस्ट और फिश। अब अचानक से बोलोगे कि ये जो इट लगा है ना, ये लैंग्वेज के लिए नहीं लगा है, ये लगा है ये इट इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश में जानवर का मीनिंग दो हो सकता है, लैंग्वेज में जानवर का मीनिंग नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में जानवर का बहुत सारा मतलब हो सकता है, तो ए के बाद बी तो आएगा, यही होगा। ओके, परपेचुएट करना मतलब किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। एक तो परपेचुअल का मतलब है लगातार, कंटिन्यू। स्टूडेंट से थोड़ा बात करना होगा कि स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस लेवल क्यों डाउन जा रहा है। द गवर्नमेंट एनहांस द लैंड रेवेन्यू बाय 22%। गवर्नमेंट ने 22% लैंड का रेवेन्यू बढ़ा दिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरदौली। वल्लभ भाई पटेल, ओके, गांधी जी का परमिशन लेके सत्याग्रह स्टार्ट करने का सोचा, बट द गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू चेंज इट्स डिसीजन। अच्छा, सारा तो ए से ही शुरू है, सारा ए से शुरू है, तो हमारा ए ही होगा, ठीक है, सारा ए ही होगा। गवर्नमेंट ने एनहांस कर दिया लैंड रेवेन्यू को। तो फिर देखो, ए के बाद दो ऑप्शन में डी है, और ए के बाद एक ऑप्शन में ई है, और एक सी है। गवर्नमेंट ने एनहांस किया लैंड रेवेन्यू को, बट गवर्नमेंट ए के बाद सी होगा। देखो, ए के बाद सी नहीं होगा ना। एक समय आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, बट द गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू चेंज इट्स डिसीजन। गवर्नमेंट अपना डिसीजन बदलने के लिए रेडी नहीं था, तो पहले कुछ हुआ होगा ना, पहले तो कुछ हुआ है। वहां के लोकल लीडर्स ने, ठीक है, गवर्नमेंट को समझाया, लोगों के प्रॉब्लम के बारे में, लोगों के प्रॉब्लम के बारे में समझाया। ये बट किससे जुड़ा है? ई से। लोगों की प्रॉब्लम के बारे में वहां के लीडर्स ने समझाया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट तैयार नहीं था कि हम अपने डिसीजन नहीं चेंज करेंगे। तो ई के बाद ही सी आएगा ना, ठीक है, ई के बाद सी, यहाँ भी ई के बाद सी है, यहाँ भी ई के बाद सी, और यहाँ सी के बाद ई है, गलत है, और यहाँ ई और सी बहुत दूरी पे, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। तो देखो, हाँ, ए के बाद ना डी आना जरूरी है, बट इट वॉज मच फॉर द फार्मर्स टू पे। ये फार्मर के लिए पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या? लैंड रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू पैसा जो बढ़ाया था, ये फार्मर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ए के बाद डी ही है, ठीक है, ए के बाद दोनों जगह डी है, ये दोनों में से होगा, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर क्या हुआ? लोकल लीडर्स ने सोचा कि चलो गवर्नमेंट को जाके समझाते हैं, बट गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं था कि नहीं, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। फिर लाल बहादुर नहीं, वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का परमिशन लेके चलो सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला बी होगा। तो ये ठीक है ना, बी लास्ट में आए। जब गवर्नमेंट नहीं मान रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वल्लभ भाई ने बोला गांधी जी को सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला बी है। आपका PQRS ना यहाँ पे लेंदी दिख रहा है, एग्जाम में बहुत इजी आएगा, बना लोगे आप, आराम से बना लो, डरना नहीं है।
लास्ट में आप लोग को डर लगता है एग्जाम में बन जाए। चलो मेरे को बताओ कि अपने ऑप्शंस को छांटते हैं। बी से होगा, बी से सबसे पहले ये पास्ट की बता रहे। ओके, वर्जिन यूनिवर्सिटी, आज वर्जिन यूनिवर्सिटी इज यंग एंड ग्रोइंग। पहले तो इन्होंने पास्ट का बताया है कि पास्ट में जो बॉनी वर्जिन है ना, उन्होंने ये सब यूनिवर्सिटी और वो सब, और दूसरा देखो, अब मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो यहाँ जो CCI है ना, इसका फुल फॉर्म है, एट दैट टाइम शी फाउंडेड दिस कैनिंग कंपेनियंस फॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ फुल फॉर्म है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि पहले फुल आएगा और फिर इस फुल फॉर्म का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज है, तो डी के बाद ही ए आएगा, या तो डी के तुरंत बाद ए आए या बाद में भी डी। यहाँ ए के बाद डी हटा, अच्छा यहाँ भी ए के बाद डी ए हटा, यहाँ भी डी के बाद ए और यहाँ भी डी के बाद ए, और सी से बी से शुरू होगा नहीं। पहले तो ये बताएंगे ना, ये बोनी बर्जिन कोई पर्सन का नाम है, इन्होंने ये डॉग सर्विस वाला शुरू किया, ठीक है। एट दैट टाइम, उस समय उन्होंने ये संस्था को फाइंड किया, ठीक है, ओके। और बाद में द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट टू ट्रेन एंड प्लेस, और बाद में उन्होंने इस संस्था को छोड़ा भी। और आज ये जो यूनिवर्सिटी, तो ये होगा ना, यही होगा। सीपीयू मेंस का लेवल हार्ड बिल्कुल नहीं होगा। वही लेवल कर रहे हो जो एग्जाम में आता है। देखो ये सेंटेंस कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि हमें फर्स्ट सेंटेंस डिसाइड करना मुश्किल होता है। द एक्सेसिव पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के वजह से ना हमारा एनवायरमेंट, किसी भी देश का एनवायरमेंट एकदम डाई हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये भी पहला हो सकता है। अच्छा सारा पहले ही है, ओ आई एम सॉरी सारा ए से पहला है, हाँ ठीक है, ये ए ही पहला होगा, ए पहला होगा, तो मेरे को ए मिल गया। ओके, अब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। कंट्री जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड वगैरह चाहिए लोगों को फीड करने के लिए। मेरे को एग्जाम के प्रेशर में ए के बाद बी भी लग रहा है, और प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड और प्रोडक्ट्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, मेरे को सब लग रहा है, ठीक है, मेरे को सब लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, देखो थोड़ा सेंटेंस देखो, प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड, यहाँ फूड और प्रोडक्ट के वजह से पेड़ कटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फूड, लोगों को खाना ही नहीं चाहिए, लोगों को और भी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कौन सा पहले आएगा?
आपने अगर समुद्र मंथन का बैच अन अकेडमी पे कर लिया है ना, तो फिर से नहीं करना है, वहीं से पढ़ो। देखो देखो क्या होगा। हाँ, पहले देखो, हमें लोगों को हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को भोजन भी चाहिए और सारे प्रोडक्ट भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। और इस भोजन के लिए और प्रोडक्ट के लिए ही ना लोग पेड़ों को काटते हैं। ये जरूरी है, सरवाइव करने के लिए जरूरी है ना। और इसी के लिए तो डिफॉरेस्टेशन होता है, इसी प्रोडक्ट और भोजन के लिए लोग पेड़ को काटते हैं। तो डी के बाद सी हो, डी के बाद सी होगा, ठीक है। सी के बाद डी, सी के बाद डी, और डी के तुरंत बाद सी हो। ए बी डी सी, बी और सी का पेयर होगा। तो ये बोल रहे हैं एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचता है, एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से। और ये जो एक्सेसिव पॉपुलेशन है ना, लार्ज पॉपुलेशन को खाना चाहिए। ओके, किसी भी देश का अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो उसको फीड करने के लिए उनको खाना भी देना होगा। और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। और इस प्रोडक्ट के लिए इतना पीटूंगी ना, जो लेवल लेवल की बात कर रहे हैं स्टेनो वाले एग्जाम में। स्टेनो वाले एग्जाम में लेवल जो हम लोग कर रहे हैं उससे एक लेवल नीचे रहे। ए के बाद डी नहीं होगा, ठीक है। पहले बोलोगे ना, लोगों को फीड करना है, खाना देना है, लोगों को फीड करना है। और उसके बाद तुरंत डी आएगा, बी के बाद। लोगों को फीड करना है, खाना देना है, और सिर्फ खाना ही नहीं देना है, और भी प्रोडक्ट चाहिए। और इसके लिए ओके, प्रतीक का पेपर वाज वेरी टफ बट यू स्कोर्ड वेल। व्हाई विल यू सेंड द पेपर? मेरे अपने स्टूडेंट को पे पूरा भरोसा है, ठीक है, पूरा भरोसा है। प्रतीक, मीन्स 2024 इंग्लिश वाज वेरी टफ। पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो ना, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए कर सकते हो कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, आपसे कैसे पूछे। मेरी टीम को सेंड कर दो, मेरे टीम को सेंड कर दो जिस क्वेश्चन में डाउट। जिसका भी टफ। अच्छा चलो नेक्स्ट वन। तो 4 ही था। अच्छा चलो स्कोर बता दो। आज मैं 4 ही पी की वर्ड स्लाइड फिलअप्स है। सॉल्व कर, अगर आप भेज दोगे ना तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मेरे को कंटेंट मिल जाएगा। 3 आया, जिसका 4 में 3 आया, जिसका 4 में 4 आया। वेरी गुड वेरी गुड। 2 आया है, थोड़ा सा वर्क करिए, अभी स्कोर पे मत जाइए। काफी सारे बच्चों का मैसेजेस आया कि मेरा ना मैम मॉक्स में स्कोर बड़ा कम आता था, बट मेरे को एग्जाम में ज्यादा आ गया। ठीक है, ज्यादा आ गया तो टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम पे मत सेंड करना, सौरभ को सेंड करना। कल सैटरडे है, सुबह क्लास नहीं है, मैं फ्री रहूंगी। 999583 सौरभ को सेंड करो। ओके चलो अब शुरू करो। फिलअप से ऐसा भी होता है, मॉक्स में ज्यादा आता था, एग्जाम में कम आ गया। पूरा पेपर नहीं भेजना है, सिर्फ इंग्लिश भेजना है। पूरा पेपर लेके क्या करूंगी मैं, सिर्फ इंग्लिश भेजना है। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो बता देना। एक्सप्रेस करना मतलब जाहिर करना, परप्लेक्स का मतलब है कंफ्यूज होना, आंसर बताना। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट चलो बताओ। कि ये एज लगा है, कॉल्ड के साथ एज नहीं लगता है, दिस इज कॉल्ड एज नहीं होता है, नोन के साथ एज लगता है। तो ये तो आपका ऐसे ही हट गया।
ठीक है, कॉल्ड तो ऐसे ही हट गया। दूसरा नोटेड के साथ एज लगा सकते हो। ओके, नोटेड के साथ भी एज लगता है, डिस्क्राइब के साथ भी एज लगता है। दिस वाज एक्सप्रेस्ड एज द मोस्ट क्रूअल एंड डैश पीपल। ओके, इसको इन लोगों को मोस्ट और दूसरा चीज, चलो मेरे को लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं देखूंगी नेक्स्ट वाला। ये बहुत क्रूएल लोग हैं। क्रूएल का मतलब होता है वेरी निर्दयी, वेरी क्रूएल, खूंखार, ब्रूटल पीपल। ओके, क्योंकि ये इनकी इनकी वियर्ड, इनका डिस्पोजिशन का मतलब है बिहेवियर, ऐसा आता है। ही हैज अ लाइवली डिस्पोजिशन, उसका जो बिहेवियर है ना बहुत जिंदा दिल है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है बिहेवियर, तो उनका बिहेवियर बड़ा विचित्र था, तो ऐसा लग रहा था ना कि बहुत क्रूएल है। तो यहाँ पे क्रूएल है तो यहाँ भी नेगेटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए। और रैप्चरस का मतलब आज ही बताया है, रैप्चरस का मतलब है हैप्पी। तो क्रूएल और हैप्पी कहाँ से? बहुत खूंखार लोग थे। और क्रूएल के साथ उनको उनको डिस्क्राइब किया गया क्रूएल के रूप में, फेरोशियस, वेरी फियरफुल। ऑनलाइन बैच लिया था टॉप रैंकर्स में। अच्छा मैम, पहले बैच में अपने ऑनलाइन मैं हाँ, मैंने अपना ऑनलाइन करियर शुरू ही किया था टॉप रैंकर्स से। ठीक है, पहला बैच लिया था। अभी आप इनकम टैक्स बड़ोदरा में हो और आप अच्छे पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल हो जाएगा आपका। Lara dashed the retirement as the final result of a long course of dissatisfaction with dash life. टॉप रैंकर्स मेरा 2018 में, शायद 18 में ना, 18 में मैंने पहला बैच पढ़ाया था टॉप रैंकर्स। ये देखो, लारा जो थी, डैश द रिटायरमेंट, उन्होंने अपना रिटायरमेंट को डैश किया एज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान, आपको सबका वर्ड का मतलब पता है। ओके, सब्जुगेट करना मतलब किसी को, पहले आप अपना आंसर बता दो। हाँ, आंसर बता दो। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट होगा। अब मेथडिकल का मतलब होता है कोई भी चीज मेथड से, ऑर्गेनाइज्ड वे में। प्रिटेंड का मतलब होता है ना दिखावा करना, नाटक करना। तो लारा नाटक कर रही थी। लारा बोल रही थी कि रिटायरमेंट को उसने रिटायरमेंट ले लिया है क्योंकि एक ही काम कर करके ना वो बोरिंग लाइफ से थक गई थी। तो डिससेटिस्फैक्शन है और यहाँ पे कंटेंटेड है। कंटेंटेड का मतलब है सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड थोड़ी थी, एक साइड सेटिस्फाइड भी थी और एक साइड डिससेटिस्फाइड भी थी, तो ये नहीं। रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, देना। रेंडर का मतलब है गिव, यू रेंडर योर सर्विसेज, किसी को अपनी सेवा वगैरह प्रदान कर रहे हैं, ये हटा। सब्जुगेट करना मतलब दबाना, और सिनिकल लाइफ नहीं होती। और लारा अपने रिटायरमेंट को दबा थोड़ी रही, लारा ने प्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाया, दर्शाया कि उसका लाइफ रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि उसका जो बोरिंग डल लाइफ से वो थक चुकी, रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। और मैं भी कभी कभी जब भी रिटायरमेंट की बात आती है ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊंगी, मतलब अगर मैंने कभी पढ़ाना छोड़ दिया। मतलब पिछले, यू वोंट बिलीव कि पिछले अभी तो 13-14 ईयर्स तो मैंने यहीं पे पढ़ाया, 4-5 साल पटना में पढ़ाया। तो पिछले 20 साल से ना, पिछले 20 साल से, 18-20 साल से मैं एक ही काम कर रही हूँ, एक ही काम कर रही हूँ। मतलब 9:30 बजे का मेरा एकदम, पटना में भी थी तो मेरी एक 9:30 बजे बैच होती थी। तो 9:30 बजे का टाइम जो होता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करेगा। अब 20 साल से 9:30 बजे बैच पढ़ा रहे, तो मैं भी डर जाती हूँ कि रिटायरमेंट कभी मैं एक ना एक दिन तो लेना ही होगा ना, जब आपका हेल्थ परमिट नहीं करेगा तो लेना ही होगा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूंगी उस समय। मैं अपना वीडियो देखूंगी। रिप्रेजेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसीजर। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है बड़ा डेलिकेट, एट अ टेंडर एज ऑफ, कहाँ चला गया टेंडर, मतलब बहुत डेलिकेट, नाजुक। जैसे पेड़ पे जो नए नए पत्ते आते हैं ना, बहुत टेंडर होते हैं, बहुत नाजुक सा होता है।
13-14 साल की जो उम्र होती है टेंडर एज होती है। आपके बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाओगे? पढ़ के जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो तो बच्चों को आप पढ़ाओगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस होता है डेट स्टार्ट्स विद द डॉक्टर। डॉक्टर पेशेंट के ब्लड टाइप को डैश करते हैं, अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है तो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। देखो पहला वाला ऑप्शन में ना डायग्नोज करना, आपको लगेगा मैम किसी पेशेंट के ब्लड के टाइप को हम डायग्नोज करना मतलब पता लगाना, पहला वाला में ये भी फिट हो जाएगा। विद द डॉक्टर ट्रीटिंग द ब्लड टाइप, ब्लड के टाइप को ट्रीट थोड़ी करते हैं, और वैसे हम ब्लड के टाइप को डायग्नोज भी नहीं करते। डायग्नोज हम किसी बीमारी का करते हैं, डायग्नोसिस बीमारी की होती है। ब्लड टाइप को पता लगाते हैं कौन सा टाइप का ब्लड है, ठीक है, तो डिटरमाइन करते हैं। ओके, और इम्यून ऑर्डर नहीं होता, आपका इम्यून प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम होता है। ओके, कौन सा ब्लड का टाइप, तो हम डायग्नोसिस बीमारी की होती है, और ब्लड है A+, B+, AB+ डिटरमाइन होगा। Fill up the blanks is also word power. सबका मतलब आपको पता है। मिस्टर रॉय अपनी टीचिंग अप्रोच को लेके डैश थे, बट फिर भी रिसर्चर भी वो बहुत अच्छे थे। टीचर होना और रिसर्चर होना दोनों एक ऑपोजिट चीज है। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिरता, अनस्टेबल। लेड बैक का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आप बहुत चिंतित नहीं हो, वेरी कूल हो, कूल हो, काम हो, नॉट वरीड। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हो, मतलब किसी चीज को लेकर आप बहुत रिलैक्स्ड हो। मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश जिसको ध्यान से हैंडल करना। और पेडेंटिक का मतलब आपको बताया है, चीज छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परफेक्शनिस्ट होना। ये तो मैं 2-3 दिन से यूट्यूब पे बता भी रही। परफेक्शनिस्ट या एग्जैक्टिंग, एकदम एग्जैक्ट चीजें, या मिस्टर परफेक्शनिस्ट। पेडेंटिक हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर लेते। ओके, पर एकदम हर चीज में उनको परफेक्शन चाहिए। और अनस्क्रूपलेस, स्क्रूपलेस लोग किसको बोलते हैं? स्क्रूपलेस लोग वो होते हैं जो सिद्धांतवादी होते हैं, दे आर वेरी एथिकल, सिद्धांतवादी। और अनस्क्रूपलेस मतलब डिसऑनेस्ट, ठीक है। लैकलस्टर का मतलब है चमक की कमी होना, डल होना। प्रीमोडियल का मतलब होता है वेरी प्रिमिटिव, प्राचीन वाला सेंस में, एंशिएंट प्रिमिटिव। ऑस्टियर का मतलब है स्ट्रिक्ट, सब पता है। तो मिस्टर रॉय अपने टीचिंग को लेकर क्या थे? अनस्टेबल थे, अनस्टेबल थे, हाँ, फास्टिडियस थे। टीचिंग को लेकर देखो, लेकर देखो, टीचिंग और रिसर्च दोनों में डिफरेंस है, बट फिर भी एक अच्छे रिसर्चर भी थे। ओके, और अपने अप्रोच में अब किसी के दिमाग में कुछ आएगा ना कि मैम बट आ गया ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जाएगा, यहाँ सेंस क्या जा रहा है? वो टीचिंग भी करते थे और साथ में एक बहुत अच्छे रिसर्चर भी थे, ठीक है। तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव जाएगा, सारा पॉजिटिव जाएगा। बहुत पेडेंटिक थे अपने टीचिंग को लेकर, और ही वॉज वेरी मेटिकुलस, वेरी केयरफुल इन हिज रिसर्च एज वेल। सबका मतलब पता है आपको। पेडेंटिक लोग थोड़े से नखड़े वाले भी होते हैं, फास्टिडियस मतलब उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, और रोटी भी चम्मच से खाते हैं।
He was dash to walk towards the metro station, so we dash to the location. एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से। अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं भी पता है तो थोड़ा ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट करिए। फोर्थ, अपने ऑप्शंस को छांटते हैं, अपने ऑप्शंस को छांटते हैं। चलो, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। ओके, और मेट्रो स्टेशन तक चल के नहीं जाना चाह रहा था। ही वॉज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचा रहा था, वो चल के नहीं जाना चाह रहा था। ठीक है, आई वॉज रिलक्टेंट टू वॉक, मैंने मतलब रिलक्टेंट का मतलब होता है ना अनविलिंग, वो चल के नहीं जाना चाह रहा था, अनविलिंग। ठीक है, आपने ही वॉज टायर्ड, टायर्ड तो फिट हो गया। ठीक है, एम्बार्क का मतलब होता है ना कोई भी चीज को स्टार्ट करना, स्टार्ट करना, कोई भी चीज की शुरुआत करना। नेवरदिलेस का मतलब होता है फिर भी, फिर भी, फिर भी। देखो, ही वॉज डैश, सो वी, वो नहीं जाना चाहता था पैदल पैदल, हम सो इसलिए हम लोगों ने उसको लोकेशन पे डैश करके ले गए। हॉप का मतलब होता है कूद कूद कर, हॉपिंग, जंप कर करके। और रेटिसेंट का लोग वो होता है जो लोग बहुत शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेंस किया जा रहा है एम्बार्क के साथ ना, एम्बार्क के साथ या तो ऑन आता है, एम्बार्क के साथ या तो अपॉन आता है, कोई चीज की शुरुआत करना। ओके, एम्बार्क करना मतलब शुरुआत करना, तो हम उसके लोकेशन तक शुरुआत नहीं गए। ओके, एम्बार्क टू द लोकेशन, एम्बार्क का मतलब है स्टार्ट, तो हम उसको लोकेशन तक स्टार्ट थोड़ी किया, हम उसको लोकेशन तक पहुंचाए, तो ये वर्ड नहीं होगा। ही वॉज लेकाडाइसिकल, ही वॉज आलसी, नहीं वो जाना नहीं चाह रहा था। हमने ट्रांजिट किया, ट्रांजिट हम लोगों को नहीं करते हैं, ट्रांजिट सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम एम्बस का मतलब क्या, बस पता है ना बस का मतलब बस, और एम्बस करना मतलब बस में बैठा के ले जाना, हम बस में बैठाकर उसको ले गए, तो आंसर इज दिस। वो रिलक्टेंट था, वो चल के नहीं जाना चाह रहा था मेट्रो स्टेशन तक, तो हम लोगों ने उसको बस में बिठा दिया ताकि वो लोकेशन तक, एम्बस करना मतलब बस में बैठा के चला गया। हम लोगों ने उसको ट्रांजिट थोड़ी किया, सामान एक थोड़ी की ट्रांजिशन कर दिया। बस नाउन है और एम्बस वर्ब है, बस में ले जाना। गलत हो गया तो क्या, सीखा भी ना कोई चीज। ये तो शायद बना लोगे। अब आप बोलोगे मैम ही गिव एन एडिशनल सैलरी, उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, तो सैलरी एडिशनल है, सैलरी के अलावा जो चीज एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो सैलरी और पेमेंट नहीं होता है, वो अलावेंस होता है। अलावेंस मतलब समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा बोनस या पैसा सैलरी के अलावा जो मिलता है। परमिशन से, कमिश्नर के परमिशन से उसको अलावेंस मिला। अच्छा, अभी तक डबल ब्लैंक था और अब सिंगल ब्लैंक। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, नरेशन छूट जा रहा है। आज मैंने नरेशन करवाने के लिए ना पैसेज नहीं लाई हूँ आज। हाँ हाँ, एडिशनल अलाउंस हो सकता है, आप सुपरफ्लुअस मत मान। जब किंग, ठीक है, किंग अपने प्रजा से बात कर रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब वो विषय मत सोच लेना, इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट वाला। वो जब किंग अपने प्रजा को संबोधित कर रहे थे ना, तो उसी समय किसी ने उसको उनको मार दिया। एक्सटर्मिनेट नहीं होगा, एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है ना भारी संख्या में, भारी संख्या में नामो निशान खत्म करना, धरती से नामो निशान खत्म कर देना, भारी संख्या में एक्सटर्मिनेट किया। ठीक है, द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है फांसी देना, फांसी थोड़ी जब वो वहां पे जाके दे दिया है।
राजनीतिक कारणों से हत्या की जा रही है तो उसको असैसिनेटेड बोलते। इन नॉर्थ अमेरिका देर आर मेनी डैश कल्चर्स। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे कल्चर्स है डेट नो लॉन्गर नो वर्ड ऑफ देयर ओरिजिनल लैंग्वेजेस। बहुत सारे ऐसे कल्चर है ना जिसको अपने ओरिजिनल लैंग्वेज के बारे में एक शब्द भी नहीं पता हो। अच्छा, ये तो इजी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं होगा, ये नहीं जानना है। अगर अगर किसी ने, ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, किसी नेता का मर्डर कर दिया, ओके, तो वो मर्डर ही कहलाएगा। सपोज राहुल गांधी का मर्डर उसकी सिस्टर ने कर दिया तो वो मर्डर कहलाएगा। लेकिन राजनीतिक, राहुल गांधी भी तो फेमस है, राजनीतिक कारणों से हत्या हो रही है ना, ओके। जैसे जैसे किसी क्या बोलूं, कोई लीडर है जिसके बेटे ने को प्रॉपर्टी नहीं दिया, बेटा ने मर्डर कर दिया, तो वो असैसिनेटेड नहीं हुआ, वो तो मर्डर हुआ। हाँ, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर है ना, राजनीतिक कारणों, तो अब ओरिजिनल होगा ना। अरे सोशल कहाँ से हो गया? दे डोंट नो अबाउट देयर सोशल कल्चर। सोशल कल्चर मतलब सामाजिक कल्चर। बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका में अभी भी ऐसे प्राचीन एशियंट कल्चर है। अब ओरिजिनल मतलब अभी भी नेटिव रहने वाले लोग हैं जिनको अपने ओरिजिनल लैंग्वेज का एक वर्ड भी नहीं पता है। अब ओरिजिनल नेटिव्स, नेटिव्स। इम्प्रेशनेबल का मतलब है जो बुरी तरह से प्रभावित हो जाए, अफेक्टेड, जिसको हम प्रोन बोलते हैं। एक टेंडेंसी आया था ना प्री में, लोगों की टेंडेंसी होती है, ये अक्सर इस चीज से अफेक्टेड हो जाता है, इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल का मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा इंप्रेशन डाला, किसी चीज से बहुत अफेक्टेड हो जाना, प्रोन हो जाना। इसका और क्या क्या वर्ड बताया है? वल्नरेबल बताया है ना, बहुत वीक, नाजुक, अचानक से किसी भी चीज से प्रभावित हो जाना। ससेप्टेबल। कोजेंट इज कन्विंस। हाँ, मेरी शिफ्ट में एंटोनिम था, अभी तो मैंने एंटोनिम देखा नहीं है। अनगार्डेड है, हाँ, अनसिक्योर्ड है, अनगार्डेड। लॉट्स ऑफ पीपल, ये तो इजी। लॉट्स ऑफ पीपल कम टू अटेंड हिज लेक्चर बिकॉज ही इज अ वेरी डैश स्कॉलर। A popular scholar, he is a very see, popular can be popular can be due to both the reasons, good or bad. Lots of people, they come to attend his lecture. Okay, people come to attend his lecture because he's not an engaging lecture. He is not a eminent. Eminent are the things which is likely to happen, जो तुरंत होने वाला है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो एमिनेंट होगा ना। पॉपुलर तो अब दोनों कारण से हो सकता है, पॉपुलर फॉर गुड रीजन, पॉपुलर फॉर बैड रीजन। ही इज नॉट पॉपुलर, ही इज अ एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब है फेमस, पॉजिटिव के लिए, positive. So there are many things which can confuse you. Many a times they give you very close options. So a person who is popular for negative reasons, they are known as notorious. I mean, this is eminent. Eminent is famous, well known. I got 44 in CPO, 50 in CHSL, 44 in pre, and selected in all the 3 exams. Very good. The board of doctors declared that the patient might take time to dash. Yeah, this is a phrasal verb. And I don't want any of my students to do it wrong. मेरे को wrong करोगे ना तो बताती हूँ आपको। पेशेंट को टाइम लगेगा होश में आने में, होश में आने में। कम अराउंड, कॉन्शियस। पेशेंट को टाइम लगेगा कम अराउंड, कॉन्शियस होने में। अच्छा, एक मेरे को बताओ, पास अवे का मतलब होता है, पास अवे का मतलब है मर जाना। और एक मुझे बताओ कि अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोश होना, ठीक है, अनकॉन्शियस। और कॉन्शियस का मतलब है होश में आना। तो होश में आने का मतलब है कम अराउंड, फिर से वापस होश में आ जाना, कम अराउंड, अराउंड नहीं है, सॉरी, अराउंड।
अब मुझे बताओ कि बेहोश का बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। पास आउट, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और ये तो मर जाना और ये फिर से होश में आ जाना। गुड। कम अक्रॉस का मतलब होता है रन इनटू, किसी दिन फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। दोनों का मतलब होता है बम्प इनटू, किसी से अचानक से मिलना। ओके, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से मिल गए। वेड थ्रू का मतलब होता है स्क्रूटिनाइज करना किसी भी चीज का, लुक इनटू करना, जांच पड़ताल। ब्लैकआउट भी बोलते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, अभी बेहोश हुआ नहीं, अंधेरा छाएगा उसके बाद बेहोश होगा। बम्प इनटू, रैन इनटू, कम अक्रॉस। मर्सी, मर्सी मतलब रहम, रहम शुड बी shown to the dash, but the community needed to be reassured that it was genuine. वेट थ्रू का मतलब होता है एकदम एग्जामिन करना। कंट्राइट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। ओके, कंट्राइट मतलब जो लोग पछतावा करते हैं ना अपनी गलती का, तो उस पे रहम करना चाहिए, बट देखना है कि वो रहम जेन्युइन होना चाहिए। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड है। कंटेंडेड का मतलब है कॉम्पीटेड, मतलब आपके कंटेंडर्स होता है किसी से compete करना, मुकाबला करना। और कोपियस का मतलब रहम, कोपियस का मतलब तो कोई भी चीज। कंट्राइट, द कंट्राइट मतलब जो लोग पछताते हैं, उस पर रहम करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। रिपेंटेंट लोग होते हैं, पेनिटेंट, रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल लोग होते हैं। एडजेक्टिव से भी दिलप्रीत नाउन बनाते हैं ना, जैसे पुअर एडजेक्टिव है तो द पुअर मतलब दुनिया के सारे पुअर। रिच एडजेक्टिव है, वैसे द कंट्राइट मतलब जो लोग पछतावा करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं ना। डेसिकेट, ही स्टिल अ पर्पसफुली डैश। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। डेसिकेट करना मतलब है किसी चीज, डेसिकेट करने का मतलब क्या होता है? डेसिकेट करने का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं पता? अरे किसी को तो पता होगा। डिस्ट्रॉय करना ना। मैं आंसर वेट कर रही हूँ, किसी ना किसी को तो पता होगा। वेरी गुड अमित। ड्राई करना, ठीक है, किसी चीज को ड्राई करना। डेसिकेशन का मतलब है उसमें से पानी हटा के उसको ड्राई करना। ओके। और डेफिडेंट का फिड मतलब होता है भरोसा, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। कॉन्फिडेंट का उल्टा डेफिडेंट है। ओके, जो लोग बहुत डेफिडेंट होते हैं, जो शाई होते हैं, ओके, जो बोल्ड नहीं होते हैं, कॉय होते हैं, शिपिश होते हैं, जिसको अपने आप पे भरोसा है ही नहीं, बोल्ड नहीं होते हैं। और डिसल्ट्री का मतलब होता है अनप्लैंड, कोई भी चीज। आज का जो भी फिल अप द ब्लैंक्स है ना, मोस्टली वर्ड पावर है। डिसल्ट्री का मतलब है अनप्लैंड है, वेरी केयरलेस है। ठीक है, तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, पोस्टर्स, कुछ चीज आप सूचित कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं कि एजुकेशन का कैसे गलत तरीके से मिस एजुकेशन दिया गया है, तो आप दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव चाहिए ना। तो आंसर इज डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक का मतलब क्या होता है? इट्स अ डाइडैक्टिक प्ले, बताया है, वन वर्ड में भी किया है। वो चीज जो आपको कोई सीख दे रही हो, वो चीज आपके जिसके थ्रू आप कोई चीज मैसेज देना चाह रहे हो, कोई सीख देना चाह रहे हो। तो है ना कि वो उनका ही स्टिल वो बहुत डायडैक्टिक है, अपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये लोगों को ये सीख दे रहा है, ये मैसेज देना चाह रहा है, मॉरल, हाँ, जिसमें
They are so dash. They could not put up a tent properly while campaigning. जैसे फेबल होता है, एनिमल की स्टोरी जो आपको कोई सीख देती है, वो तो जानवर वाली। डाइडैक्टिक, कभी कभी आपका कोई पैसेज आता है ना, तो बोलते हैं कि पैसेज का टोन क्या है, तो डाइडैक्टिक टोन भी हो सकता है। मतलब ऐसा चीज जहाँ पे आपको कोई चीज सिखाया जा रहा है, वो कितने ग्रीन है, उनको एक टेंट भी नहीं लगाने आ रहा है, वो ग्रीन है, मतलब हरे रंग के नहीं, एक्सपीरियंस्ड है, ग्रीन हॉर्न किया है ना, इतने एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड है, ग्रीन हॉर्न इतना कच्चा है, इतना इनएक्सपीरियंस है कि वो भी नहीं करने आ रहा, और एक नोविस है, और एक ग्रीन आइड होता है। मुहावरे, ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस होना, और ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया। कितना है? द अथॉरिटीज, जल्दी जल्दी, द अथॉरिटीज वुड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड्स। वुड नॉट एक्सेप्ट के साथ, अच्छा, दो अथॉरिटीज है ना, ये इनके डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट के साथ टू नहीं लगता है। द अथॉरिटीज वुड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के साथ टू नहीं लगता है। अडेप्ट का मतलब सिचुएशन के अनुसार ढाल देना, अडेप्ट के साथ टू लगता है, ठीक है, असीड के साथ भी टू लगता है, अडेप्ट के साथ भी एक्सेस, एक्सेस का मतलब है अवेलेबल, लेकिन यहाँ अथॉरिटीज ये डिमांड को मानेंगे नहीं, एग्री नहीं करेंगे, असीड टू। इट्स बेटर टू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, अरे ये तो कर लोगे, सीधा पॉइंट पे आओ, इधर उधर की बातें मत करो, ये तो बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब है इधर उधर की बातें करना, मेन टॉपिक को अवॉइड करना, ये तो बड़ा इजी है। और आइस, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है आपदा में अवसर। ओके, कोई चीज शुरू में लगा कि नेगेटिव होगा, बाद में अच्छा हो गया। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है दूध उबल के गिर जाए, रोने से कोई फायदा नहीं। जब टाइम रहता है तो करते नहीं हो, जब टाइम खत्म हो जाता है रोने से कोई फायदा नहीं। आइसिंग द केक का मतलब है किसी चीज को अननेसेसरी सजा के और बिगाड़ देना, अननेसेसरी चीजों से बिगाड़ देना। शी वन द रेस विथ अ डैश एफर्ट। पता नहीं नरेशन क्यों रुक जाता है, नरेशन करवाना है, कितने हैं? बस दो है। क्या है? अपनी कड़ी, वेग, वेग का मतलब है अनक्लियर, मिनिमम एफर्ट से कोई थोड़ी जीतेगा। ऑब्सोलीट का मतलब हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत ज्यादा मेहनत से खत्म कर ही लेते। दे गॉट इन टू द कैरेज, कैरेज मतलब वो गाड़ी में गए और वो उन्होंने कुछ मिनट्स तक साइलेंस में गाड़ी चलाया, जल्दी से। मिनट्स काउंटेबल है, हम टाइम को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू हैव मच टाइम या यू हैव लिटिल टाइम, बट मिनट्स को तो गिन सकते हैं ना, तो मच और लिटिल तो नहीं। और ना के बराबर मिनट्स नहीं हुआ, कुछ मिनट्स तक वो चुप रहे, खत्म ही है। द ऑफिसर एंड, और भी है, द ऑफिसर entrusted द वर्क डैश his जूनियर। एंट्रस्ट का मतलब है जिम्मेदारी देना, सौंपना, किसी को, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है तो टू लगाना, और किसी चीज की जिम्मेदारी दी, यहाँ यहाँ जूनियर को ना, जूनियर वो व्यक्ति है तो टू लगाना। या ही वॉज entrusted with the work, with the work of helping the poor, उसको गरीबों की मदद करने का काम दिया गया, तो वर्क या किसी चीज के लिए विथ लगाना, किसी चीज के लिए, और पर्सन के साथ टू। खत्म हो जाओ भाई, कितना है? अच्छा, नरेशन स्टार्ट करूंगी, फिर उसको कंटिन्यू भी आगे करेंगे। एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, हाँ,
देखो, अब सबको पता है कि ये जो फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ, अर्थ में ये जो लाइफ है ना, खतरा में आ जाएगा अगर अगर हम पोल्यूशन को नहीं रोकते हैं, वातावरण के कंटामिनेशन को। तो आपके दिमाग में आएगा ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी डेंजरस, भी आ सकता है, क्योंकि बी के साथ, हम बी के साथ ही विल बी ऑनेस्ट, ऐसा कहीं नहीं है कि बी के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगा, और ही विल बी सरप्राइज्ड, ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव, ये असली वाला एडजेक्टिव है, ये नकली वाला पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो बी के साथ डेंजरस क्यों नहीं आएगा बताना, लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डेंजरस भी होना चाहिए, या विल बी, डेंजर्ड नहीं होता है। डेंजर जो होता है ना, ये डेंजर नाउन है, और इस नाउन को हम वर्ब बनाते हैं डेंजर्ड करके नहीं, एंडेंजर, एंडेंजर करके, ठीक है। तो डेंजर तो कोई वर्ड नहीं है। तो मेरे को बताओ कि विल बी एंडेंजर्ड भी हो सकता है, क्या डिफरेंस है डेंजरस और एंडेंजर्ड में? डेंजरस का मतलब है खतरनाक, और एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में आ जाना, कोई भी चीज खतरे में आकर विलुप्त हो जाना। और ये तो डेंजरस है, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो खतरे में। ओके, एंडेंजर्ड वर्ब है। तो ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ हमें वर्ब चाहिए। इफ पीपल डोंट कंट्रोल, डेंजरस का मतलब है पहले से वो डेंजरस है, अगर लोग कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो ये चीज होने की संभावना है, ये चीज होगा, मतलब स्पीशीज खतरे में आ जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे, स्पीशीज वगैरह के लिए। थोड़ा सा चलो नरेशन करवा ही देती है। ये वाला आप लोगों ने भेजा है, वही वाला है मॉक टेस्ट का। हर्षवर्धन, निराश मत होइए, नहीं हुआ है तो क्या, पिछले साल भी नहीं हुआ। और जिन बच्चों का हो गया है तो इतना खुश क्यों हो रहे हो आप? ये बच्चों ने जिसका हुआ है अभी प्री निकाला है, अभी तो इन लोगों ने प्री ही निकाला है। ऐसा थोड़ी है कि इनको जॉब मिल ही गया है, मेंस निकालेंगे, तब तब आपको दुखी होने की जरूरत है ना। अभी दुखी मत होना, अभी तो प्री ही निकाला है, कौन सा गारंटी मेंस निकाल ही लेंगे। फिर दोनों दोस्त बन जाना आपस में। कॉल द फर्स्ट सॉरी कॉल द लॉयर एंड स्टार्ट द, ये सब मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ा है, रॉन्ग करते हो तो गुस्सा आता है। जज ने कहा कि लॉयर को बुलाओ और सारी प्रोसीजिंग को स्टार्ट करो। यहाँ पे एस छूट गया है, टाइपिंग करवाया है ना, ये टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। अब देखो, जज ने कहा, अब आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि जज ने किससे कहा। तो मैम यहाँ तो जज ने कहा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा, तो यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट लगा दिया है, द जज ने उससे कहा। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस बताया है इंफिनिटिव से स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाते हैं, दैट नहीं लगता है, और बी वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके पहले कुछ शुड वुड आता है, ये हट। और इंपेरेटिव सेंटेंस इंफिनिटिव से स्टार्ट होता है। द जज कमांडेड द लॉयर टू बी कॉल्ड, नहीं होगा, गलत है। देखो ये एंड है, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। अगर ये V3 है ना, तो इसको भी तो V3 होना चाहिए, ये भी हट गया। अब आपके दिमाग में, अब मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है कि मैंने ऑर्डर और कमांड बताया था कि अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ना भी हो ना, तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट है। काफी सारे बच्चे ए आंसर दे रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्डर वर्ड, कमांड वर्ड, ये अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव नहीं लेता है। किसी को कमांड कर रहे हो ना, किसी को, तो बीच में ऑब्जेक्ट लेके तब इंफिनिटिव लेता, चाहे हमारे क्वेश्चन में हो चाहे नहीं। ये आंसर हो, पढ़ा दिया है नरेशन पढ़ाते समय, इसी पॉइंट को स्ट्रेस करके। द मैनेजर सॉट माई परमिशन, मैनेजर ने मेरा परमिशन सीख किया, मेरा परमिशन लिया टू कम इन। हाँ, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर।
द मैनेजर ने सॉट माई परमिशन, मैनेजर ने मेरे से परमिशन लिया। द मैनेजर सॉट माई परमिशन टू कम इन, मतलब मैनेजर ने परमिशन मांगा। ठीक है, द मैनेजर सेड टू मी प्लीज अलाउ मी टू कम इन, मे आई कम इन, मे आई, द मैनेजर आस्क्ड। और ध्यान देखना, माई परमिशन, माई परमिशन मतलब मैनेजर ने मेरे से परमिशन लिया, तो मेरे से बोला ना, मी आएगा, इन्होंने यहाँ मी को ही माई परमिशन किया। तो ये दोनों, और प्लीज नहीं है, रिक्वेस्ट वगैरह थोड़ी किया। सेकंड 5 करवा देती। थोड़ा ना ये सब मैंने टाइप करवाया है अपने टीम से, आप लोगों ने भेजा था, तो थोड़ा इधर उधर टाइपिंग एरर हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। L&D juniors declared, wow, how credible your performance is. सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज नहीं करना। ठीक है, इंटरोगेटिव में जो व्हाट हाउ आता है उसको यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में मत यूज करना। कोई भी WH वर्ड के पहले ये तो ऐसे ही है। और पता नहीं ये हैड गिवन वन कहाँ से लगा दिया, सिंपली इज का वॉज बनना चाहिए ना। तो आंसर इज जो एक्सक्लेम किया, डिक्लेयर नहीं किया। वाओ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Ritesh said to Meet, when do you intend to return the bike that you borrowed from me? आपके डाउट वाला ये सा है। बहुत सारे बच्चों का ना डाउट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा डाउट वगैरह आ रहा है जो मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगी। राकेश ने मीत से बोला कि कब मेरा बाइक रिटर्न करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन्वर्जन हो रहा है, ये तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप में आ जाता है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, गलत है, ये दोनों तो गलत। और रितेश ने मीत से कहा, यहाँ इन्होंने क्या किया है, मीत को गायब कर दिया है रितेश ने, और इंक्वायर्ड के साथ टू नहीं लगता, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगता है, मीत से इंक्वायर किया। एक और कर लेते हैं। मैं अभी मॉक्स वगैरह का ना वेट कर रही थी, मैं मॉक्स और वो सब नहीं कर रही थी, मैं वेट कर रही थी आंसर की आ जाए। ठीक है, आंसर की आ जाए, नेक्स्ट सैटरडे को ना दशहरा वगैरह है, ये सब बीत जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपना मॉक्स वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आंसर की का वेट कर रही थी कि थोड़ा बैच स्टेबल हो जाए। बॉयज ने रिस्पेक्टफुली बोला, गुड मॉर्निंग, सेड द बॉयज टू देयर टीचर। एक तो देयर टीचर है ना, यहाँ पे द टीचर लगा दिया। अगर क्वेश्चन में देर है तो आपको भी देर रखना। अच्छा, आप यहाँ भी देर लगा। गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग किसी को बोला होगा ना, टीचर को, तो गुड मॉर्निंग मैडम लगाओ। इसीलिए मैं नहीं करवा रही थी कि एक बार आंसर की आ जाए, और नेक्स्ट सैटरडे को ना दशहरा है, तो उस दिन भी कुछ दशहरा के मूड और वो सब में रहेंगे, तो ये सब बीत जाए, उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़े से बच्चे स्टेबल हो जाएं, जिसका नहीं हुआ है ना, बैच लिया है आपने, ठीक है, बैच को परचेज किया है, अपना टाइम और पैसा सब इन्वेस्ट करिए, नहीं भी हुआ है तो ये सब वेस्ट थोड़ी जाएगा, अगले साल आप अच्छे से करना। अब जेंडर डिफाइन नहीं है तो हमारे ऑप्शन में मैडम ही लगा दिया है, मान के चलो कि वो मैम है। वेरी गुड सोनू, आपका 46 आया। ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे?
इसी प्रैक्टिस बैच से बच्चे सीडीएस भी निकालेंगे।